गुड मॉर्निंग एवरीवन। के एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे CSIR नेट JRF के लिए ओल्ड पेपर्स की सीरीज, जिसमें हमने 2 पेपर्स हम पहले ही कर चुके हैं। और आज हमारा पेपर है 28 फरवरी 2025 का, जिसमें हम पार्ट ए का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्ट ए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ये सभी के लिए इक्वल होता है, तो हम पार्ट ए का सॉल्यूशन करेंगे। और स्पेशली उन विद्यार्थियों को हमने इसमें स्पेशली हाईलाइट किया है जो हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पेपर्स और सीरीज अवेलेबल हो जाती है, पर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए ये अवेलेबल नहीं हो पाती है, और नहीं क्या ये लगभग ना के बराबर होती है। इसलिए हमने स्पेशली उनके लिए इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ हमने इंग्लिश में भी क्वेश्चन टाइप किया है। तो देखिए, अब हम अपने सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं, और सीरीज़ का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, और ये दिशा का था। पहला क्वेश्चन हमारा दिशा का था, जिसमें क्या है, यदि किसी नक्शे को इस प्रकार से रखा गया है कि दक्षिण पश्चिम की दिशा पूर्व हो जाती है, तो इस दशा में उत्तर दिशा क्या होगी। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम प्लस का निशान से करते हैं। तो देखिए, प्लस का निशान हम बनाते हैं, और ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, यहाँ पूर्व, और इस तरफ पश्चिम दिशा। अब देखिए, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इसके साथ ही हम मिड वाली दिशा और बना लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व, यहाँ दक्षिण पूर्व, यहाँ दक्षिण पश्चिम, और यहाँ उत्तर पश्चिम। अब देखिए, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। दक्षिण पश्चिम की दिशा पूर्व हो जाती है। दक्षिण पश्चिम कहाँ है, यहाँ। यह दिशा क्या हो जाती है, पूर्व हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्व। अब देखिए, तो इस दशा में उत्तर दिशा क्या होगी। तो देखिए, इसके साथ ही हम एक बार फिर से बनाते हैं, और जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कीजिए। यहां क्या कर देंगे हम, पूर्व। तो देखिए, यहां पूर्व है, तो पूर्व के सामने कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, पूर्व के सामने कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। और देखिए, पूर्व से हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं, तो यहां कौन सी दिशा आई, दक्षिण। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां से यहां की तरफ, तो यहां कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, दक्षिण दिशा। दक्षिण के जस्ट सामने उत्तर दिशा। अब देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इस दशा में उत्तर दिशा क्या होगी। उत्तर दिशा क्या होगी, तो ये दिशा कौन सी होगी। देखिए, पूछा क्या है, उत्तर दिशा क्या होगी। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग तो हमारी उत्तर दिशा ये हो गई, पश्चिम दिशा ये हो गई, और दक्षिण दिशा ये हो गई, और पूर्व दिशा ये हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो मेन पूर्व दिशा थी, उत्तर दिशा थी हमारी, वो क्या होगी। तो यहाँ क्या है, उत्तर था। यहाँ क्या था हमारे पास, उत्तर था। तो उत्तर दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दक्षिण है, ये क्या है, पश्चिम है। तो ये कौन सी दिशा हो गई यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, दिशा का जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको प्लस का निशान बनाकर ही करना। प्लस का निशान बना के करेंगे तो कंपैरिजन से आंसर जल्दी आ जाएगा, और हमारी गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। अब देखिए, इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 8 pH वाले जल को उदासीन जल के साथ 100 बार डाइल्यूट किया जाए तो यह अम्लीय बना रहेगा, क्षारीय बना रहेगा, या उदासीन बना रहेगा, या फिर भारी जल बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पीएच स्केल कैसा होता है। तो देखिए, इस तरह का पीएच स्केल होता है हमारे पास, जिसमें मिड में 7 होते हैं, और 7 से कम जितने भी मान होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7 से ज़्यादा जो मान होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अब देखिए, क्या बोल रहा है हमें, 8 pH लगभग यहाँ पर होगा, तो ये 8 pH कौन सा होगा, क्षारीय। 8 pH का मतलब क्या हुआ, क्षारीय। और क्या बोल रहा है, उदासीन जल 7 के साथ pH मान, मतलब इसमें कितना मिलाना हमें, 7, है ना। 7 के साथ 100 बार डाइल्यूट, मतलब 100 बार इसमें मिलाया जाए तो यह कैसा रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ना हमें कॉन्सेप्ट के आधार पर देना है। देखिए,
अगर किसी के अंदर कोई अम्लीय है तो उसके अंदर कितनी भी बार जल मिलाओ, उदासीन जल pH 7 वाला, उदासीन जल कितनी भी बार मिलाओ वो हमेशा अम्लीय ही रहेगा, चाहे उसकी प्रकृति 1% ही क्यों ना हो। ठीक है, क्या होगा, वो अम्लीय ही रहेगा। और क्षारीय के अंदर अगर जल मिलाओगे 7 pH वाला, ठीक है, तो वो हमेशा क्षारीय ही रहेगा। कैसा रहेगा? क्षारीय ही रहेगा, चाहे वह 1% ही क्यों क्षारीय ना हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर अम्लीय है तो अम्लीय ही प्रकृति रहेगी, चाहे वह कितनी भी क्यों ना हो, और क्षारीय प्रकृति का है तो वह क्षारीय ही रहेगा। ये तो हो नहीं सकता कि वो अम्लीय हो जाएगा, तो अम्लीय तो वो हो नहीं सकता, इसलिए देखिए पहले तो आंसर ही कैंसिल हो जाएगा। सेकंड क्षारीय, तो अब देखिए उसके अंदर चाहे वो 1% ही क्षारीय के गुण क्यों ना हो, क्षारीय के अंदर 1% ही क्षारीय के गुण क्यों ना हो, वो क्षारीय तो बना ही रहेगा। तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसके साथ देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक वर्त की परिधि, पहले एक वर्त बनाइए, ये हमने एक वर्त बनाया, वर्त की परिधि पर 15 बिंदुओं को यादृच्छिक रूप से रखा गया है। इसके ऊपर 15 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? 15। इन बिंदुओं में से युग्मों का प्रयोग करके अधिकतम कितनी विभिन्न सीधी रेखाएं बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सीधी रेखा बनाने के लिए हमारे पास कितने बिंदु होने चाहिए? 2। कितने बिंदु होने चाहिए? 2। तो देखिए इसको हम NCR से करते हैं, NCR। देखिए n का मान कितना होगा? 15। कितना होगा? 15। और c का मान c हो जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि हमें कोई भी रेखा बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए? 2 चाहिए। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 15 का फैक्टोरियल बटा 15 का फैक्टोरियल माइनस 2 और 2। अब देखिए 15 का फैक्टोरियल गुणा 14 का फैक्टोरियल और गुणा 13 का फैक्टोरियल, और इसको कैसे लिखेंगे हम? 15 में से 13 2 घटाएंगे तो 13 का फैक्टोरियल, और इस 2 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। तो ये तो कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, कितना आ गए? 7। और 15 संति कितने होते हैं? 105। 15 संति 105। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 105। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस कॉन्सेप्ट समझना है कि बिंदुओं, हमें सीधी रेखा बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए, तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं की एक समष्टि में उनकी प्रारंभिक संख्या 50 है तथा उनकी वृद्धि दर 0.1 प्रति घंटा है। यदि उनकी संख्या में चरघातांक की वृद्धि हो तो 10 घंटे के बाद उनकी समष्टि का लगभग आकार क्या होगा। अब इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर चरघातांक की वृद्धि का सूत्र लगता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को चरघातांक की वृद्धि का सूत्र बताता हूं। पहले तो देखिए चरघातांक की वृद्धि, चरघातांक की वृद्धि, और चरघातांक की वृद्धि का सूत्र होता है NT बराबर N0 गुणा e⁻ RT। ठीक है, इसको O भी बोलते हैं और 0 भी लिख देते हैं। इसको नोट से भी प्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना आप। इसको N0 भी बोलते हैं, N0 भी बोलते हैं और NO भी बोलते हैं। अब देखिए मान लिखते जाइए कंटिन्यू कि N0 या N0 का मान कितना होगा? 50। संख्या कितनी दे रखी है प्रारंभिक हमें? 50। अब देखिए और कितना दे रखा है? R, मतलब टाइम कितना दे रखा है? 0.1 प्रति घंटा। और क्या दे रखा है? T। ये प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है ना, ये हमारा रियल टाइम आ जाएगा। रियल टाइम कितना है हमारे पास? 10 घंटे। कितना है? 10 घंटे। E का मान कितना दे रखा है हमें? E का मान होता है, लगभग होता है 2.718। ये लगभग मान होता है इसका, याद रखना। इसको बोलते हैं यूलर संख्या। क्या बोलते हैं? यूलर संख्या। अब देखिए हम जो भी हमें मान दे रखे हैं वो क्या करेंगे? हम सूत्र के अंदर रख देंगे। तो
चरघातांक की वर्दी पूछ रखी है ना, तो वर्दी रखी लिखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एन टी बराबर एन जीरो का मान कितना दे रखा है, एन नोट का मान आ गया 50 गुणा ई का मान कितना हमारे पास, ई की घात 1 का मान होता है, या फिर डायरेक्ट आप ई भी लिख सकते हो। तो ई की पावर लिख देता हूँ पहले तो मैं, आर टी का मान कितना है, आर का मान तो है 0.1 और टी का मान कितना हमारे पास 10 घंटे। तो 50 गुणा ई की पावर, अब देखिए 0.1 को 10 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 1 आते हैं। तो 50 गुणा 2.718, ई की पावर 1, या फिर ई का मान कितना होगा 2.718। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे पास 135.9। अब देखिए 135.9 ये किसके लगभग है, ये हो गया हमारे पास 136 के लगभग, किसके लगभग हो गया 136 के लगभग। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। अब इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं, इसको याद रखना कि अगर किसी संख्या के अंदर अगर पॉइंट का मान 0.5 से ज़्यादा हो, 0.5 से ज़्यादा हो, तो उसको हम एक वर्दी करके लिखते हैं उसके अंदर। जैसे कि 0.57 हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0.6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0.6। और ऐसे ही अगर इसका मान कम हो, जैसे 4 हो, 3 हो, 2 हो, तो उसको वैसे के वैसे ही हम प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हो तो उसको एक बढ़ाकर हम लिख सकते हैं, ये याद रखना आप। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा 136। ये देखिए, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि ये मान होता है, ये लगभग मान होता है। क्या होता है, लगभग मान होता है ना। तो इसको भी हम लगभग ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लगभग। और लगभग के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा हमारा 136। और एक चीज़ और याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो हमारे नेट वाले एग्जाम के अंदर भी काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये याद रखना, आप इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी पूछ सकता है वो, या फिर मनुष्य की जनसंख्या भी पूछ सकता है, या फिर किसी शहर की पॉपुलेशन, उस आधार पर भी वो पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ के चलना, और इसको आगे भी आप पढ़ना, और इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और करने की कोशिश करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। और इस तरह के क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 99% स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये फॉर्मूला नहीं आता। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नीचे दिए गए चित्र में एक शहर में औसत तापमान तथा आइसक्रीम के व्यवसाय में प्राप्त लाभ के आंकड़ों को और उनमें लिस्ट स्क्वायर मेथड, कौन सा मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा फिट की सरल रेखा को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किस निष्कर्ष को निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है। चित्र में सहसंबंध गुणांक को भी दिया गया है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि लिस्ट स्क्वायर मेथड। ये लिस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। देखिए लिस्ट स्क्वायर मेथड होता है सिग्मा वाई माइनस वाई की कैप का स्क्वायर। इसका मान क्या होना चाहिए हमारे पास, न्यूनतम किया जाता है। इसका मान क्या किया जाता है, न्यूनतम किया जाता है। तो देखिए न्यूनतम किस, अब ऑप्शन के आधार पे कीजिए, किसके अंदर न्यूनतम किया जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्ट टिक कर देना, और नहीं आ रहा तो इनको आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन ये मेथड जरूर पढ़ना आप। अगर आप लोगों के सारे मेथड्स पढ़े हुए होंगे तो आप आंसर कर पाओगे, और नहीं पढ़े हुए होंगे तो इन क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करके जाना। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप एग्जाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। बस अगर आप लोगों को आ रहा है, आप लोगों ने मेथड पढ़ा है और आप लोगों को आ रहा है तो डायरेक्ट टिक कर देना, और नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ना, एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से पढ़ लेना, ताकि आप लोगों को किसी भी मेथड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सेकंडों में करने वाले होते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़िए पहले तो, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें कितना, 71। यदि हम इनमें से एक संख्या को हटा दें तो औसत 75 हो जाता है, वह संख्या क्या होगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट मत करना ज़्यादा।
इनको सेकंडों में सोल्व करना। कैसे करोगे? 7 संख्या इधर रखी है हमें, तो 7 लिख दीजिए। कितना औसत इनका? 71। कितना है? 71। माइनस कितनी संख्या हटा रहा है? एक संख्या हटा रहा है, और एक संख्या हटाने का मतलब हो गया कितना? 6। संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 6। और औसत कितना? 6 संख्याओं का 75। अब इनको गुणा कीजिए। 7 एकम 7, 7 7 49। ठीक है, अब इनको गुणा कीजिए। 6 पंजो 30 और 6 7 42, 42 और 3 45। अब इनको घटाइए, घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 47। तो 47 इसका आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, कहीं आप सूत्र लगाने लग जाओ। जैसे औसत का सूत्र क्या होता है, एक बार मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। औसत का सूत्र क्या होता है? सारी संख्याएं ले लेंगे हम, सभी संख्याओं का योग। अब जितनी संख्याएं उतनी संख्या लिख देंगे हम। संख्या इनको n से प्रेजेंट करते हैं हम, याद रखना इनको। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सूत्र लगा के सोल्व करना, इस तरह का मत करना एग्जाम के अंदर, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो इनको डायरेक्ट करने की कोशिश करना आप। जितनी संख्याएं दे रखी है, जितनी हटाने को बोल, एक ही संख्या देगा लगभग हटाने को, और फिर या तो वो संख्या पूछ लेगा या फिर कितनी संख्याएं हटाइए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करना। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ये इस तरह के अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी तक आप लोगों को 6 क्वेश्चन करवा दिए, तो इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कम से कम 5-5 क्वेश्चन आप और करना। इनसे रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन और करना। आपको मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप कमेंट में आप लिख देना, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के तौर पर इनको वापस रिपीट करवा दूंगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसको अच्छे से पढ़ना। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? रिक्त स्थान में भरने के लिए वह विकल्प चुनें जो निम्न कथन को तार्किक रूप से सही साबित करता है। तार्किक रूप से सही साबित करता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ ऑक्यूरेशंस ऑफ द लेटर एन। क्या बोल रहे हैं? लेटर एन, मतलब एन नंबर देखने में। इन दिस सेंटेंस इज करेक्टली काउंटेड एज, मतलब हमें एन नंबर्स को गिनना है और इसके आधार पर देखना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर है, ये इसका नाम ही नंबर है। नंबर में कितने हैं? 1। इसमें एन कितने हैं हमारे पास? 1। और ये देखिए इसके अंदर एन कितने आ रहे हैं? 1। इसके अंदर कितना आ रहा है? 1। इसके बाद देखिए इनमें कितने हैं? 1। ये देखिए सेंटेंस, इसमें कितने हैं? 1 और 1 2। कितने आ गए? 2। उसके बाद काउंटेटेड, इसके अंदर कितने हैं? 1। ठीक है, इसके अंदर कोई है नहीं तो इसको छोड़ दो आप। ठीक है, 1 1 आ रहे हैं हमारे पास। तो टोटल हम गिनना चाहें तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कितने हमारे पास? 6। तो अब डायरेक्ट आंसर पे टिक मत मार देना आप कि कहीं 6 पे आप लगा के आ जाओ आंसर कि हो गया हमारा तो बस। लेकिन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और ये नेट के एग्जाम में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप डायरेक्ट टिक मत मारना, एक बार इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करना कि इसका कहीं आंसर कुछ और तो नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देखिए यहां दे रखा है 6 का मतलब 6 ही होता है इंग्लिश के अंदर, लेकिन इसके अंदर कोई एन नहीं है, तो इसको हम नहीं मान के चलेंगे। हाँ आंसर अगर ये हो सकता है, लेकिन एन नहीं है इसके अंदर, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। अब इसके आगे देखिए 7। अब 7 में कितने हैं? 1 एन इसके अंदर भी है और 6 हैं हमारे पास पहले भी हैं। तो 7 के अंदर कितने हो गए? 7। और 7 में भी 7 का इंग्लिश में नाम भी क्या होता है? 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बार और देखिए, जैसे ये भी नहीं होगा, इसको और देख लीजिए आप। जैसे 6 तो है ही हमारे पास और इसमें 2 एन और आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2। तो ये 8 पे बैठता, लेकिन ये भी हमारा नहीं होगा। अगर इसके अंदर 3 एन आ जाते तो इसको हम टिक मार सकते थे, पर ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से समझना और क्वेश्चन को पढ़ना जरूर, क्वेश्चन को पढ़ के करना। अगर डायरेक्ट आप 6 करके आ जाओगे तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ये याद रखना। डायरेक्ट आप करोगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि हैंडशेक वाले। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बोर्ड की बैठक जिसमें 20 निदेशक उपस्थित थे। कितने थे? 20 उपस्थित थे, में 6 ने
प्रत्येक अन्य के साथ हाथ मिलाया। शेष 14 लोगों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, मतलब 14 लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया। इस बैठक में हैंडशेक की कुल संख्या कितनी होगी? तो पहले तो ये देखिए 6 लोग हैं, 6 लोग हैं और कितने के साथ हाथ मिला रहे हैं? एक दूसरे के साथ। तो 6 लोगों ने हाथ मिलाने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। टोटल कितने हैं हमारे पास? 6। तो देखिए इसका आंसर निकालिए, 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 और 2। इसको लिखिए 6 गुणा 5, फैक्टोरियल में 4 आ जाएगा। यहाँ कितने हो गए? फैक्टोरियल 4। और इसको कितना लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 1। इसको कितना लिख दिया हमने? 2 गुणा 1। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गए, फैक्टोरियल 4 से। अब ये कितने हैं? 6 गुणा 5, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितने आ गए? 3, तीनों पंजो 15। कितने आ गए? 15। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। लेकिन शेष 14 लोगों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। ये जो 14 लोग हैं इन्होंने एक दूसरे के साथ तो हाथ नहीं मिलाया, लेकिन इन 6 लोगों के साथ तो हाथ मिलाए है ना इन्होंने। इन 6 लोगों के साथ तो हाथ मिलाए ही है। तो 14 का नहीं 84। कितने हो गए? 84। अब देखिए 15 हैंडशेक तो यहाँ हो गए। कितने हो गए? 15 हैंडशेक तो यहाँ हो गए, और हैंडशेक प्लस 84 हैंडशेक कहाँ हो गए? ये हो गए। तो 15 और 84 कितने हो गए? 99। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 99। अब देखिए इसका आंसर कितना है हमारे? 99। एक इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक फेमस क्वेश्चन और बता देता हूँ जो अक्सर पूछा जाता है, वो है 30 लोगों वाला। 30 लोग हैं और जो एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, तो कितने आएंगे? तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे ही लिखना, कितने हो जाएंगे? 30 का फैक्टोरियल और 30 माइनस 2 और 2। देखिए ये कितने हो गए ऊपर? 30 का 30 माइनस 30 गुणा 29 गुणा 28 का फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे कितने आ गए? 28 का फैक्टोरियल और 2 गुणा 1। इसको कितना लिखा? 2 गुणा 1। 28 का फैक्टोरियल से 28 कैंसिल हो गए, 2 से ये 15 आ गए। अब 15 को आप 29 से गुणा कर लेना, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। तो ये हमारा 30 लोगों, जब 30 लोग होते हैं तो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो कितने हैंडशेक होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन तो आप आता ही आता है, तो इसको भी आप याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रिपीटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, और इसके क्वेश्चन हो सके तो आप 5 से 7 क्वेश्चन इसके भी आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अब देखिए इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ये देखिए ये कालक्रम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कालक्रम का। देखिए निम्नलिखित शब्दों के सही कालानुक्रम को चुनें। मतलब इसको टाइम पीरियड के अनुसार हमें बताना है कि क्या कैसे होता है। तो देखिए पहले मैच होगा या ट्रॉफी होगी या टॉस होगा या रिजल्ट आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये ऐसे समझ लिए क्रिकेट का मैच चल रहा है हमारे पास, तो क्रिकेट का मैच चल रहा है उसको आप सोचते चलिए दिमाग के अंदर कि सबसे पहले हम क्या करें। जैसे कि हमने अगर क्रिकेट खेला भी नहीं है तो कम से कम देखा तो है, और देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले टॉस करते हैं। क्रिकेट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। टॉस के बाद क्या होता है, ट्रॉफी होगी या मैच होगा या रिजल्ट होगा। रिजल्ट तो सबसे लास्ट में आता है, तो रिजल्ट आता है लास्ट में आता है, रिजल्ट के बाद ट्रॉफी दी जाती है। और देखिए टॉस के बाद क्या स्टार्ट होता है, मैच स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट हो गया, मैच स्टार्ट हो गया। और मैच के बाद क्या होगा, ट्रॉफी दी जाएगी या फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद ट्रॉफी दी मिलती है, याद रखना, रिजल्ट के बाद ट्रॉफी मिलती है। ट्रॉफी के बाद रिजल्ट नहीं मिलता, तो पहले रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद ट्रॉफी दी जाएगी। इसको याद रखना आप, यहां कंफ्यूज मत होना। पहले रिजल्ट आएगा, कोई भी इनाम वगैरह मिलता है तो वो रिजल्ट के बाद मिलता है। इनाम कभी भी दिया जाता है तो वो रिजल्ट से पहले नहीं दिया जाता है। और सबसे पहले हम टॉस करते हैं, ये याद रखना। अब इसका क्रम आप सेट कर लीजिए। जैसे टॉस का कितना है, सी, तो यहां लिख दीजिए सी। और मैच का क्या है, ए। रिजल्ट का क्या है, डी। और ट्रॉफी का कितना है, बी। तो देखिए सी ए डी बी, सी ए डी बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने बार बार में इस बात को रिपीट किया है कि एग्जाम अगर आप दो तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया आपने तो आधा आंसर आपका पहले ही आ गया, यही समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोलाकार गेंद को एक घनाकार
बॉक्स के अंदर रखा जाता है। तो ये याद रखना, एक गोलाकार गेंद है जिसको घनाकार बॉक्स के अंदर रखा जा रहा है, घनाकार बॉक्स के अंदर रखा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले, अब देखिए इसके आगे देखिए, यदि गेंद का व्यास बॉक्स की भुजा, व्यास क्या दे रखा है, बॉक्स की भुजा के बराबर दे रखा है, ठीक है, समान है, बक्से के आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाली रहेगा। तो सबसे पहले देखिए कितना भाग खाली रहेगा, तो खाली भाग ही निकालना है ना हमें, तो खाली भाग लिख लीजिए। और क्या करेंगे हम, देखिए बॉक्स के अंदर रख रहे हैं गेंद को, ठीक है, बॉक्स के अंदर गेंद को रख रहे हैं, मतलब इसका आयतन कवर कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, आयतन कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम घन का आयतन लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद गोल गेंद है तो गेंद का आयतन निकाल लेंगे हम, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास खाली जगह हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, गेंद का आयतन, ठीक है। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है हमारे पास, घन का आयतन होता है ए की क्यूब, मतलब भुजा की क्यूब, माइनस गेंद का आयतन, गेंद का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए हमें आर का मान भी पता होना चाहिए, आर का मान कैसे निकालोगे, अभी अभी बताया था आपके अंदर, क्वेश्चन के अंदर ही बताया था कि क्या बोला था, कि गेंद का व्यास, क्या बोल रहा था, गेंद का व्यास भुजा, बॉक्स की भुजा के समान है, मतलब भुजा है वो किसके बराबर है, व्यास के बराबर है, किसके बराबर है, व्यास के बराबर है। व्यास को मैं डी से लिख रहा हूं, तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, d/2, क्या हो जाएगा, d/2, और इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इक्वल हो गया हमारे पास, क्या हो गया, इक्वल हो गया। और यही क्या होती है हमारी त्रिज्या, क्या होती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या को क्या लिख सकते हैं हम, d/2, मतलब व्यास की आधी, और व्यास की आधी है, इसका मतलब भुजा की भी क्या हो गई, वो आधी हो गई। तो r का मान क्या हो गया हमारे पास, a/2, तो देखिए लिखिए यहाँ पर a⁻³ माइनस 4/3 a पाई, और r का मान कितना हो गया हमारे पास, a/2⁻3। अब देखिए इसको सरल कीजिए, a⁻³ माइनस 4/3 पाई, और इसका मान क्या हो गया, a⁻3, और ये कितना हो गया, 2⁻3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये इससे कैंसिल कितना आ गया, 2। तो अब देखिए इसको साथ ही साथ सरल कीजिए, a⁻3 माइनस a⁻3, और ये कितना हो गया, यहाँ पर पाई भी आ जाएगा, और ये हो गए 6। अब देखिए मैं इसको यहीं लिख देता हूँ सरल करके, पेंसिल चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। देखिए ये क्या हो गया, a⁻3 तो हमारे पास कॉमन आ गए, और यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस π/6, 1 माइनस π/6। अब पाई का मान आप लोगों को पता होगा, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14, कितना होता है, 3.14/6। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, a⁻3, और यहाँ 6 माइनस 3.14, ये कैसे किया मैंने, इसको याद रखना, अगर सिंगल संख्या दे रखी हो हमें तो गुणा कर, अगर सिंगल संख्या दे रखी हो और घटानी हो तो इसमें अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो इसमें से इसको घटा दो, इस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए इसके अंदर से इसका घटाइए, कितना आ जाएगा हमारे पास। और साथ ही साथ अगर आप टाइम बचा कर करना चाहो तो कैसे करोगे, इसको ऐसे पड़े रहने दो, a⁻3 1 माइनस, इसके अंदर डायरेक्ट दे दो, डायरेक्ट दोगे तो कितने आ जाएगा, 0.52, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, डायरेक्ट भाग दे देंगे, और इसके अंदर घटा लेंगे हम, घटाएंगे तो कितने आ जाएगा हमारे पास, a⁻3, और ये कितने हो गए, 0.52, 1 माइनस 0.52, इसको घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 0.47, और ये a⁻3 है ही हमारे पास। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, लगभग कितना प्रतिशत भाग, क्या बोल रहा है, प्रतिशत भाग में पूछा है हमें, ठीक है। तो अब एक की क्यूब, इसको तो यहाँ पे एक नेगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है, इसको तो आप नेगलेक्ट कर दीजिए। ये कितना है, 0.47, इसको कितने से गुणा करेंगे हम, 100 से, कितने से गुणा करेंगे, 100 से, ये तो आपको पता ही होगा, प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो इसको गुणा कीजिए, 4 7 47%, या फिर 47%। और एक याद रखना, ये 3.14 ही नहीं होता, इसके आगे भी मान आते हैं, तो इसके आगे भी 4.7 के आगे भी कुछ मान आएंगे, जैसे 6 4 ऐसे करके कुछ मान आएंगे, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, लगभग ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन चेक कीजिए पहले तो, 12 ये नहीं होगा, 24 ये भी नहीं होगा, 36 ये भी नहीं होगा, तो ये कितने हैं, लगभग 48 के पास हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 इसका आंसर हो जाएगा, 48% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप करके आना इसको, है ना, लगभग मान देखना, लगभग मान देखोगे तो आप लोगों को आंसर बिल्कुल समझ आ जाएगा।
अब इस तरह के क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये है ना, आप लोगों को सूत्र वगैरह आने चाहिए, जैसे घन का आयतन का हो गया, या फिर गेंद का आयतन मतलब गोले का आयतन का हो गया। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बेसिक होते हैं, तो आप इसको आप पढ़ना अच्छे से, है ना। तो इन सूत्रों को आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ ही साथ ना आप ये देखना कि जैसे कि वर्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, शंकु हो गया, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, एक तो इनका क्षेत्रफल, आयतन और परिधि वगैरह, इस तरह के सूत्र है ना, तो उनको आप पढ़ लेना, या फिर उनकी हम स्पेशल क्लास लगा देंगे। ठीक है, स्पेशल क्लास लगा देंगे, स्पेशल क्लास के अंदर आप लोगों को उन सारे सूत्रों को एक बार फिर से रिपीट करवा दिया जाएगा। तो इसका आप कमेंट करना, आपका कमेंट देखकर हम नेक्स्ट क्लास इनकी लगा देंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि मैं पूर्व दिशा में, ये भी दिशा का क्वेश्चन है, दिशा का क्वेश्चन है, तो दिशा के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, प्लस का निशान बना के करेंगे। सबसे पहले आप प्लस बना देना, एग्जाम में कुछ भी पूछे पर सबसे आप पहले क्या बनाओगे, आप प्लस का निशान बनाओगे। और प्लस का निशान बनाकर आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ क्या होता है, दक्षिण होता है, और यहाँ पश्चिम और यहाँ उत्तर। अब क्वेश्चन पढ़िए, पूर्व दिशा में 100 मीटर चलने के पश्चात, पूर्व दिशा में कितना चल रहा है, 100 मीटर, यहाँ से चल लिया 100 मीटर, चलने के पश्चात दाहिने घूमकर, दाहिने को कहाँ हो जाएगा, इस तरफ, दाहिने घूमकर 60 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 60 मीटर। फिर बाएं मुड़कर 150 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर कितना चल रहा है, 150 मीटर। ठीक है, की दूरी तय करके फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से एक बार कहाँ घूम गया, वो बाएं घूम गया। ठीक है, अब बाएं मुड़ जाऊं तो मेरा मुंह किस दिशा में होगा, देखिए इधर इसका मुंह है, इधर कौन सी दिशा है हमारे पास, उत्तर, तो क्या हो जाएगी, उत्तर दिशा। इसमें ना सबसे पहले आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये डायग्राम होता है, कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। और सबसे पहले तो आप प्लस का सिंबल बनाओगे, ठीक है, और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को दाएं बाएं का पता होना चाहिए, कि दाएं दिशा को, दाएं मुड़ेंगे तो किस दिशा में जाएंगे, और बाएं मुड़ेंगे तो किस दिशा में जाएंगे। दाएं बाएं में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन की आप कॉन्सेप्ट समझना और लेफ्ट राइट समझ लेना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को दाएं बाएं का पता ही नहीं होता। अगर नहीं पता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हमें क्वेश्चन डायरेक्ट हमें इंग्लिश में भी दे रखा होता है, तो आप इंग्लिश वाले को पढ़ लीजिए, और इंग्लिश वाले में को पढ़कर आप इतना तो समझ जाओगे कि ये लेफ्ट बोल रहा है या फिर राइट बोल रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दाएं बाएं का नहीं पता है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ना और वहां से आप अपना कंफ्यूजन दूर करना। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। तो देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि टेस्ट एग्जाम और इस्ट को कुछ नंबर्स दे रखे हैं हमें, जैसे 1382, 2182, 1937 कोड दिया गया है, किंतु जरूरी नहीं कि यह उसी क्रम में हो। ये इसका मतलब ये है कि हमें जो ये कोड दे रखा है TEST, EXAM और EAST, है ना, और इसके सामने जो नंबर दे रखे हैं हमें, जैसे 1382, 2182 और 1937, ये जरूरी नहीं है कि ये इसी के कोड हों, है ना। तो क्या बोल रहा है, मेट MATE शब्द को कैसे कोडित किया जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को समझोगे आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास TEST। क्या है, TEST। तो इसके अंदर देखिए दो जगह टी आ रहा है, क्या आ रहा है, दो जगह टी आ रहा है, तो दो जगह टी आ रहा है, इसका मतलब दो नंबर सेम मिलेंगे हमें, दो नंबर सेम मिलेंगे। अब दो नंबर सेम देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें दो नंबर सेम है हमारे, तो हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि TEST इसका डेफिनेटली कोड क्या होगा, 2182। तो इससे हम ये तो समझ गए कि और किसी का कोड हमें पता हो या फिर ना हो, हमें इस बात का कंफर्म कर सकते हैं हम कि टी का कोड क्या होगा, 2 होगा। टी का कोड क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए टी का कोड हमें पता चल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर भी टी आ रहा है और इसका कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके अंदर टी है, टी का कोड क्या हमारे पास, 2, ये तो कंफर्म हो ही गया हमारे पास। और अब देखिए अब इसमें क्या है, ई और एस इसके अंदर भी है, ठीक है। तो इसमें 2 देखिए, यहाँ 1 और 3 इसके अंदर भी है,
तो इसके अंदर दो चीज़ हमारे पास ये कंफर्म हो रही है कि ई और एस जो है इसका कोड या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, ई और एस में हमारे पास कोड क्या होगा, या तो 1 होगा या 3 होगा। इसके अलावा देखिए आप, अब इसकी ओर बढ़िए, यहां देखिए, यहां भी ए है और यहां भी ए है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 1। क्या कॉमन आ रहा है, 1। तो हमें हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि, एक सेकंड सॉरी, इसके अंदर आप ये ऐसे देखिए कि इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहां देखिए ई आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और यहां भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। क्या हो जाएगा, 1, जो तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, और यहां भी कॉमन क्या आ रहा है, 1। क्या आ रहा है, 1। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ई का कोड क्या हो जाएगा, 1। और देखिए इसमें क्या बचा है हमारे पास, एस। क्या बचा है, एस। तो एस का कोड क्या हो जाएगा, 8। तो ना आप इसको ना आप ऐसे देखिए, इसमें आप कंफ्यूज होगे, तो इससे अच्छा ये है कि मैं आप लोगों को इसको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। देखिए आप एक मिनट फिर से देखना इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए, हमें रिपीटेशन वाले नंबर को पहले लिख दीजिए। यहाँ क्या आ रहा है, टी ई एस टी। तो टी ई एस टी के अंदर कितना आ रहा है, 2। तो टी ई एस टी, तो यहाँ क्या है, 2 1 8 2। इसका मतलब क्या हुआ, टी का कोड क्या हो गया, 2। क्या हो गया, 2। और ई का कोड क्या हो गया, 1। क्या हो गया, 1। ई का कोड क्या हो गया, 1। अब देखिए, हमें टी का कोड हमारे पास कंफर्म हो गया। टी का कोड कितना आ गया, 2। टी का कोड हमारे पास कंफर्म हो गया, कितना हो गया, 2। तो इसके साथ अब टी वाला देखिए नेक्स्ट, टी इसमें नहीं है, इसमें है। इसमें देखिए ई ए एस टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोड कौन सा आ जाएगा हमारा, देखिए टी के अंदर तो कितने आने चाहिए, 2। तो 2 कौन से में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 3 8 2। 1 3 8 2। देखिए इसमें टी का कोड फिक्स हो गया, कितना हो गया, 2। टी का कोड फिक्स कितना हो गया, 2। अब यहाँ से टी आप एक बार इसको ऐसे देखिए, यहाँ से टी का फिक्स कर दिया मैंने, कितना कर दिया, 2। कितना कर दिया, 2। तो टी को मैंने कितना लिख दिया, 2। टी हो गया हमारे पास 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसके साथ ही ई एक्स ए एम। ठीक है, ई एक्स ए एम। अब तीनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ई। क्या कॉमन आ रहा है, ई। तो ई तीनों में है, तो तीनों में ई होने के कारण तीनों का, एक सेकंड इसको भी लिख देता हूं मैं। ये कितना हो गया, 1 9 3 7। 1 9 3 7। तो ई देखिए तीनों में 1 आ रहा है, तो ई भी क्या हो गया हमारे पास, फिक्स हो गया। तो टी भी हमारे पास फिक्स हो गया और ई भी हमारे पास फिक्स हो गया। कितना हो गया, टी 2 हो गया और ई क्या हो गया हमारे पास, 1। अब देखिए, अब इन दोनों को देखिए एक बार, तो इन दोनों में ई है, ठीक है, तो इन दोनों में 1 है, ठीक है, ये भी हटा दिया। अब मैंने फर्स्ट के अंदर आप देखना चाहो तो 2 और 1 तो हट गए, ये भी हट गया। तो एस बचा, एस का क्या बचा हमारे पास, 8। क्या बचा, 8। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास। सेकेंड देखिए, एस का फिक्स हो गया, कितना हो गया, 8। एस का कितना किया हमने, 8। और टी का कितना है, 2। ये भी हट गए यहाँ से। और 1 है, ये ई का है, ये भी हट गया। ए का मान कितना गया, 3। तो ए का कितना हो गया, 3। ये भी कंप्लीट हो गया। अब ए का मान तो हमारे पास कितना आ गया, 3। और ई का फिक्स किया हमने, 1। अब बचा एक्स और एम। तो इससे पहले हम देखिए क्या पूछ रखा है हमें, एम ए टी ई की, एम ए टी ई। ई का कितना है हमारे पास, 1। ठीक है, ई का इतना 1। टी का मान हो गया 2। और क्या है, ए का मान कितना है, 3। अब एम का मान क्या होगा, तो देखिए यहां से देखें हम एक्स और एम, तो यहां कितना आना चाहिए, या तो 9 आना चाहिए या फिर 7 आना चाहिए। तो अगर हम ऐसे आंसर लगाएं कि सीधा 9 3 2 1 लिख दें, तो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट सही माना जाएगा। और अगर 7 से करें तो 7 3 2 1, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये दे रखी है, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, किंतु जरूरी नहीं कि यह उसी क्रम में हो। क्या बोल रखा है हमें, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। तो देखिए 3 2 1, ये कौन कौन से में आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। देखिए 3 1 2, ठीक है, ये क्रम का कोई महत्व नहीं है इसके अंदर। तो ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, या तो 9 या 7।
तो 9 और 7 को करें तो हमारा फर्स्ट सेकंड सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले हम तो हम इसका सबसे सटीक आंसर कौन सा मान के चलेंगे, ये थर्ड, क्योंकि इसमें कर्म का कोई महत्व नहीं है। तो आंसर नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो इसमें जितना कम टाइम लगाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हो सके तो इन क्वेश्चनों को एक बार स्किप कर दिया करो, आप इनको लास्ट में करने की कोशिश करना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वे सभी जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, एक निश्चित संस्थान में प्रवेश लेते हैं, निश्चित संस्थान में प्रवेश लेते हैं। इनमें से कुछ ने 2 वर्षों में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जबकि कुछ अनुत्तीर्ण हुए और उन्हें संस्थान से हटा दिया गया। अनुत्तीर्ण होने वाले को संस्था से हटा दिया गया तथा उस संस्थान से पास होने वाले सभी स्नातकों को उसी वर्ष जॉब मिल गया। जो पास हुए हैं उनको उसी वर्ष जॉब मिल गया। वर्ष 2022 में किसी ने भी उस संस्थान में प्रवेश नहीं लिया। अब क्या बोल रहा है, जो फेल हो रहे हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो रहे हैं उनको तो संस्था से हटा दिया, और जो पास हो रहे हैं उनको जॉब मिल गई। क्या हुआ, उनको जॉब मिल गई। अब देखिए वर्ष 2022 में किसी ने भी उस संस्थान में प्रवेश नहीं लिया, मतलब 2022 के अंदर किसी ने भी उस संस्था में प्रवेश नहीं लिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यतः लागू नहीं होता, अनिवार्यतः लागू नहीं होता। इस क्वेश्चन को आप पढ़ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप पढ़ो तो नहीं को ज़्यादा महत्व देकर चलना, नहीं या हाँ में जो आंसर है उसको, क्वेश्चन है उसको ज़्यादा महत्व देना। तो देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2022 में कोई भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वर्ष 2022 में कोई भी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। थर्ड क्या है, वर्ष 2024 में इस संस्था में किसी ने भी स्नातक नहीं किया। वर्ष 2024 में इस संस्था में से किसी को भी जॉब नहीं मिली। अब देखिए इसके अंदर हमें 2024 का बता रहा है। क्या बता रहा है, 2024 का। ऑप्शन 3 और 4 में क्या बता रहा है, 2024 का बता रहा है। तो 2024 का तो क्या, इसका मतलब क्या होगा, देखिए स्नातक नहीं किया या फिर जॉब नहीं मिली, इसके लिए हम क्या कहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमारा, 2022 में किसी ने भी उस संस्थान में प्रवेश नहीं लिया। अब प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में क्या होगा कि संस्था में किसी ने स्नातक नहीं किया। प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में स्नातक नहीं होगा, और प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में क्या नहीं होगी, जॉब भी नहीं होगी। ठीक है, इसके आगे देखिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं हम कि स्नातक मतलब उन्होंने प्रवेश ही नहीं लिया, इस कारणवश हम कह भी सकते हैं कि वह उत्तीर्ण भी नहीं हुए, है ना, उत्तीर्ण भी नहीं हुए। तो ऑप्शन बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुआ। क्या कहेंगे, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुआ। ये ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इसमें क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है था अनिवार्यतः लागू नहीं होता है, कि ये कोई इसमें लागू नहीं होता है। लागू होने की कंडीशन नहीं पूछ रखी है हमें, लागू नहीं होने की कंडीशन पूछ रखी है। क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2022 में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ। ठीक है, प्रवेश सम्मिलित नहीं हुआ, तो हमें लागू होने की कंडीशन नहीं पूछ रखी है, लागू नहीं होने की कंडीशन पूछ रखी है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये फिर से क्रम का क्वेश्चन आ गया, फिर से हम पढ़ते हैं इसको। देखिए फ्रैंक, सैम, टॉम, डेविड एक दौड़ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्थान प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका क्रम ये देखिए फिर से वही बोल रहा है कि किंतु अनिवार्यतः उसी क्रम में नहीं है, उसी क्रम में नहीं है, केवल एक को उसके नाम के प्रथम अक्षर प्रारंभ होने वाला स्थान प्राप्त है, केवल एक को। यदि टॉम पहले स्थान पर आया तो, और सेम द्वितीय पर नहीं। देखिए टॉम का स्थान कौन सा फिक्स कर रखा है इन्होंने, फर्स्ट। क्या फिक्स कर रखा है, फर्स्ट। टॉम का स्थान हो गया फर्स्ट। अब देखिए यहां दे रखा है फ्रैंक, सेम, टॉम और डेविड। अब देखिए फर्स्ट स्थान पर कौन आ रहा है, टॉम। इसका तो स्थान हो गया फिक्स हो गया, ये स्थान इसका
फिक्स हो गया। और देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी, किंतु अनिवार्यतः उसी क्रम में नहीं, केवल एक को उसके नाम के प्रथम अक्षर के स्थान पर रखा गया है। तो देखिए इसके साथ ही आप एक चीज और नोटिस करना कि नाम के प्रथम अक्षर के साथ क्या बोल रहा है, सेम। सेम किस स्थान पर नहीं हो सकता, सेकंड पे नहीं हो सकता, द्वितीय स्थान पर नहीं होगा। तो इसका सेकंड स्थान बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में ये सेकंड स्थान पर नहीं होगा। टेम थर्ड स्थान पर नहीं हो सकता, क्योंकि टेम टॉम कौन से स्थान पर है, फर्स्ट पर है। ठीक है। और देखिए तो फर्स्ट पर बचा कौन हमारे पास, तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रैंक है, ये फर्स्ट पर नहीं हो सकता। ठीक है, ये फर्स्ट पर नहीं हो सकता। सेम है, ये सेकंड पर नहीं हो सकता। टॉम है, ये थर्ड पर नहीं हो सकता, थर्ड पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बचा कौन, डेविड, ये कौन से स्थान पर हो जाएगा, फोर्थ पर। कौन से स्थान पर हो जाएगा, फोर्थ पर। कौन से स्थान पर हो जाएगा, फोर्थ पर। तो डेविड कौन हो गया, फोर्थ स्थान पर। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते जाना, वो डायरेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नंबेरिया के कल्पनात्मक देश में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश मेल नहीं खाता। तो देखिए इसमें ना, इस क्वेश्चन को आप देखकर ही आपको डायरेक्ट आंसर करने हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम ठीक से। नंबेरिया मतलब नंबर वाली कंडीशंस दे रखी है। तो इसमें नंबर आपको कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं, देखिए इसमें क्या नजर आ रहा है, 1, ONE मतलब 1। ठीक है, इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, TWO, तो यहाँ क्या हो गया 2, ये आपको नजर आ रहा है। इसमें 1 नजर आ रहा है आपको। इसमें देखिए FIVE 5 नजर आ रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमें कोई भी वर्ड ऐसा नजर ही नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। बस इस तरह के क्वेश्चन को मतलब करने के लिए कुछ ना कोई मेथड होता है, ना कोई तो मेथड होता है, ना कोई सूत्र होता है। बस आपको डायरेक्ट इसको देखकर ही आपको आंसर करना होता है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट 5 अलग अलग विषयों में छात्रों के इस प्रकार के वितरण को दर्शाता है, जिसमें भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान में समान संख्या में, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान किस संख्या में है, समान संख्या में छात्रों हो, कुल छात्रों का 40% जीव विज्ञान में दर्शाया गया हो, शेष बचे छात्रों को गणित भूविज्ञान में बराबर विभाजित किया गया हो। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 40%, जो 40% है उसको क्या दिखा देंगे हम, जीव विज्ञान। तो देखिए 40% तो क्या हो गया हमारा, जीव विज्ञान का हो गया। तो बचे कितने, 60%। अब 60% में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में तो आ जाएगा भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, और एक में केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, और एक में क्या हो गया, गणित और भूविज्ञान। क्या हो गया, गणित और भूविज्ञान। तो देखिए 40% मतलब सबसे बड़ा हिस्सा तो किस चीज़ का हो गया, जीव विज्ञान का। तो सबसे बड़ा हिस्सा देखिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। इसमें ये नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल नजर आ रही है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका भी बड़ा नजर आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये सबसे बड़ा हिस्सा किसका हो गया, 40% का, जीव विज्ञान का। अब 2 हिस्से देखिए जिसमें हमें इक्वल दिखाने हैं। तो 2 हिस्से तो ये देख लीजिए, और 2 हिस्से ये आ जाएंगे हमारे पास। तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान 2 हिस्से हमने ये दिखा दिए, दोनों समान होने चाहिए। इसमें अगर आप देखना चाहो, इसको आप आंसर के अगर अकॉर्डिंग देखना चाहो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखिए ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें ये बड़ा हिस्सा है, ये छोटा हिस्सा है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को आपको सरल नहीं करना है, बस डायरेक्ट आंसर को देखकर ही, ऑप्शनों को देखकर ही हमें आंसर का जवाब देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, अंकों 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं सर्जित की जा सकती हैं। तो देखिए पहले तो हमें बोल क्या रहा है, 5 अंक हमें दे रखे हैं और 4 अंकों की हमें संख्या बनानी है। तो पहले यही कर लीजिए आप, 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा और 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस इसको लिखिए 4, या कितना हो जाएगा, एक सेकेंड इसको ऐसे लिखिए, 5 माइनस 4 और 4 का फैक्टोरियल। ये कितने हो गए, 5 माइनस
5 गुना 4 का फैक्टोरियल और नीचे 1 का फैक्टोरियल और 4 का, 4 से 4 कैंसिल, कितने हो गए 5। अब देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़िए। जो इस प्रकार हो कि जिसमें कोई अंक एक बार से अधिक ना नहीं आए और अंक 1 2 अंक सदैव अंक 2 के कहीं बाईं ओर हो। ठीक है, एक अंक एक, ये दोनों मतलब कहने का मतलब ये दोनों साथ साथ होने चाहिए। ठीक है, और बचे कितने हमारे पास, 2 अंक और बच गए, एक यहाँ आ जाएगा एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तरीके कितने होंगे हमारे पास, 3 तरीके हो जाएंगे। 3 तरीके कैसे होंगे, फर्स्ट तरीका हो गया, सेकंड में दोनों सामने आ जाएंगे और ये यहाँ आ जाएगा 1 2, और थर्ड में क्या हो जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। ये हमारे पास 3 तरीके हो गए। अब देखिए हमारे पास 4 अंक है, कितने अंक हैं 4। अब 4 अंकों को व्यवस्थित करने के लिए कितने तरीके होंगे, तो 4 अंकों को व्यवस्थित करने के लिए 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको गुणा कीजिए, 4 तिया 12 दूनी 24, कितने तरीके हो गए, 24 तरीके हो गए। 4 अंकों की संख्या को व्यवस्थित करने के कितने तरीके होते हैं, 24 तरीके होते हैं। लेकिन ये बोल क्या रहा है, 2 और 1, मतलब 1 और 2 एक साथ आने चाहिए, तो 24 में 2 का भाग दे दीजिए, ये हाफ हो जाएगा ना, इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि 2 एक ही तरफ रहेंगे, तो 12, कितने हो गए 12। और तरीके कितने थे हमारे पास, पहले कितने तरीके थे 3, कितने तरीके थे 3, व्यवस्थित करने के तरीके कितने थे 3, और 4 अंकों को व्यवस्थित करने के तरीके कितने आए 12, तो इनको गुणा कर दीजिए, 12 तिया 36, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 36। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिए गए वेन डायग्राम में से कौन सा निम्नलिखित कथनों के अनुरूप नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना, क्या बोल रहा है, अनुरूप नहीं है, तो क्या बोल रहा है, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी के अंदर होने चाहिए, ये भी इसके अंदर है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ए बी के अंदर होने चाहिए, या फिर बी ए बी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही माना जाएगा, और ये बी के अंदर ही है तो ये भी सही है, और ये भी और ये भी। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिए, कोई डी ए नहीं है, कोई डी है वो ए नहीं है, तो डी और ए अलग अलग होने चाहिए। यहाँ देखिए अलग हैं, डी ए दोनों अलग अलग हैं, यहाँ भी अलग हैं और यहाँ भी अलग हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, कुछ ए सी हैं, कुछ ए हैं वो सी हैं, कुछ ए हैं ठीक है वो सी हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये सी ये ए होता और ये सी होता तो ये गलत हो जाता, पर कुछ ए हैं वो सी है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ये देखिए कुछ ए वो सी हैं, कुछ ए सी हैं, तो यहाँ कुछ बता रखा है तो ये भी बिल्कुल सही है। कुछ ए सी हैं तो कुछ इसके अंदर भी आ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ ए सी हैं, तो ये देखिए कुछ इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये सी अलग है और ए अलग है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब हमें यही पूछ रखा था, ऑप्शन अनुरूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार शीट, तो सबसे पहले एक वर्गाकार शीट बनाइए, ये हमारी एक वर्गाकार शीट हो गई। ठीक है, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर। इसके तिर्यक, पहले आप इसका कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण कितना हो जाएगा, ये भी 10 है ये भी 10 है, शॉर्ट में कितना निकालते हैं हम, 10 10 दे रखा हो तो कितना हो जाएगा 10√2, कितना हो जाएगा 10√2, और ऐसे नहीं हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना आप। ठीक है, कैसे करते हैं हम, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि हम त्रिभुज कभी भी करते हैं समकोण त्रिभुज का, अगर भुजा 1 दे रखी है हमें, यहाँ भी 1 दे रखी है, तो ये कितना होता है √2 होता है। अगर यहाँ 10 दे रखा है, जैसे क्वेश्चन के अंदर 10 दे रखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10√2। यहाँ k दे रखा है, यहाँ भी k दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा k√2, इसको याद रखना आप। अब आगे देखिए, देखिए ये हमने क्या बना दिया यहाँ पर, समकोण त्रिभुज, क्या बना दिया समकोण त्रिभुज, इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। वर्ग के अंदर आप लोगों को पता होगा कि एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर होती है। तो एक क्या बोल रहा है हमें, तिर्यक की ओर मोड़कर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाया गया, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, इसके बाद लगातार 2 बार कर्णी को इस प्रकार मोड़ा गया कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन सके। तो देखिए दूसरी बार फिर से मोड़ रहा है,
ठीक है, दूसरी बार फिर से मोड़ रहा है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी हमारे पास फिर से। देखिए इसको फिर से मोड़ेगा, इसका मतलब यहाँ से ऐसे मोड़ दिया इसको, मैं इसको फिर से बना रहा हूँ, यहाँ से ऐसे मोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो कर्ण है इसकी समान भुजाएं क्या हो जाएगी, कर्ण की आधी हो जाएगी। मतलब ये 10, यहाँ तक कितनी थी हमारे पास 10√2, कितनी थी 10√2। तो अब क्या हो गई इसकी, ये भुजा कितनी हो गई, आधी हो गई। तो आधी हो गई, इसका मतलब ये कितनी हो गई 5√2। तो अब देखिए फिर से हमें, अब मेरे पास इस तरह का त्रिभुज आ गया, ठीक है। ये भुजा हमारे पास पूरी तो थी 10, तो यहाँ कितनी हो गई 5√2, कितनी हो गई, आधी हो गई उसकी, तो कितनी हो गई 5√2। अब देखिए, अब आगे पढ़िए, तीसरी बार मोड़ने के बाद प्रत्येक समान भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए एक बार इसको फिर से मोड़ दिया यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से मोड़ दिया। अब आप खुद सपोज कीजिए कि ये पूरी भुजा हमारे पास कितनी थी 10, कितनी थी 10 सेंटीमीटर, यहाँ से मोड़ दिया, इसका मतलब ये कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि हमें पहले तो एक वर्ग दे रखा था हमें, ठीक है, वर्ग देने के बाद ये क्या बोल रहा है, इसको ऐसे मोड़िए एक बार, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, फिर से इसको मोड़िए, मतलब फिर से इसको ऐसे मोड़ दीजिए, ठीक है, ये हो गया हाफ। अब क्या बोल रहा है, इसको हाफ को फिर से मोड़िए, तो ये हमारे पास इसका भी आधा हिस्सा बच जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये भुजा पूछ रखी थी हमें 5 सेंटीमीटर, तो एक बार मोड़ा तो कर्ण आधा हुआ, दूसरी बार मोड़ा तो फिर से ये भुजा हमारी लास्ट में जाकर ये क्या हो जाएगी, ये भी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये 10 थी पूरी, तो अब कितनी हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखना। एक पानी की बोतल जिसकी लागत 20 रुपए है, पानी की बोतल दे रखी है हमें, बोतल की लागत जिसको हम अक्स मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, अक्स मान रहे हैं। अब अक्स क्यों माना है हमने, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, बोतल की लागत भी शामिल है, इसमें बोतल की लागत भी शामिल है। जो 20 रुपए दे रखे हैं ना हमें, 20 रुपए किस चीज के हैं, एक तो पानी के हैं और प्लस में बोतल के भी हैं, पानी के और बोतल के हैं, इन दोनों के रुपए तो हमें दे रखे हैं 20, लेकिन पानी की बोतल की लागत हमें नहीं पता, तो कितनी हो जाएगी अक्स, कितनी मानी हमने अक्स। अब देखिए पानी की लागत बोतल की लागत से 15 अधिक हो, तो हमें पानी की लागत लिख लेते हैं हम, पानी की लागत जो हमें कितनी बता रखी है, बोतल की लागत से 15 अधिक है, ठीक है। अब देखिए पानी की लागत भी हमें पता चल गई और बोतल की लागत भी पता चल गई, और इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है हमें 20, कितना दे रखा है 20, तो अक्स प्लस 15 कितने हैं हमारे पास 20, तो अक्स और अक्स कितने हो जाएंगे 2x बराबर, ये कितने हो गए 20 माइनस, इसको इधर ले जाइए -15, तो 2x बराबर कितने हो गए, घटाइए 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2, मतलब 2.5। तो अब देखिए बोतल की लागत कितनी आ गई हमारे पास, बोतल की लागत आ गई हमारे पास 2.5, कितनी आ गई 2.5, और पानी की लागत कितनी हो जाएगी, पानी की लागत हो जाएगी हमारे पास 2.5 प्लस 15, कितने हो गए 17.5। ये तो क्या है हमारे पास पानी की लागत, और ये क्या है बोतल की लागत। अब क्वेश्चन पढ़िए, तो बोतल की लागत क्या होगी, बोतल की लागत कितनी निकाली हमने 2.5, तो 2.5 कहाँ है, यहाँ, इसको 2.50 भी लिख सकते हैं, आपको तो पता ही है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो। अब देखिए इसके साथ ही हमारी आज की सीरीज के सारे क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। आज की सीरीज के सारे क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, और इन क्वेश्चनों के जैसे 20 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 5-5 क्वेश्चनों को सोल्व करना, मतलब 100 क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग वगैरह दे रखे हैं, तो इनके सूत्रों को आप जरूर याद करना, ठीक है। इनके सूत्र अगर आप लोगों को याद होंगे तो आप इनको डायरेक्ट कर सकोगे। और क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आंसर जल्दी हो जाएगा, और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाओगे तो आपको करने में भी दिक्कत होगी और आंसर भी गलत होने की संभावना ज़्यादा होगी।
और जिस क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो यहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ तक तो फिर भी ठीक है। अगर एग्जाम में आप लोगों को किसी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे हो और आप ये से सोच रहे हो कि हमें आ रहा है, हम इसको कर लेते हैं, तो उसको छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि अगर कोई क्वेश्चन में अगर हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर होता है, उसको आप छोड़ देना। और यहाँ हो सके जितने क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करना। और आप लोगों को अगर ये क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट में कमेंट किया करो और आप बताया करो कि हमें ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं, और इसके साथ ही हम फिर इसकी प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाएं आप लोगों के लिए। अगर आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस सेट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन की भी आप कमेंट करोगे, और ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन के लिए भी आप कमेंट करोगे। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगा। ऑफलाइन वालों के लिए भी फ्री होगा और ऑनलाइन वालों के लिए फ्री होगा, दोनों के लिए बिल्कुल फ्री होगा। और आप लोगों के लिए बेहतर गाइडेंस जो टीचर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर हैं, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, उनकी आपको गाइडेंस भी मिलेगी। तो आप लोगों को ये क्लासेज अच्छी लग रही है तो इन क्लासों को लाइक ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर किया करो और उनको भी बोला करो कि क्लासेज चल रही हैं, इन क्लासों को कंटिन्यू आप अटेंड करें। आप लोगों के कमेंट को देखकर हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, तो इन क्लासों को आप कंटिन्यू अटेंड करें और कमेंट करें। आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने साथियों को भी जोड़ने की कोशिश करें। थैंक यू।